हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजय प्रकाश। मैक्रो इकोनॉमिक्स लेक्चर सीरीज में हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है और उसके टू सेक्टर मॉडल को समझेंगे कि किस तरीके से वो इकोनॉमिक के डिफरेंट सेक्टर्स के बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है और किस तरीके से वो इकोनॉमी को समझने में मदद करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की जब बात करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन मन में आता है कि व्हाट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है? तो अगर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को डिफाइन किया जाए तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब होता है इट इज़ अ मॉडल। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है? एक मॉडल है जो इलिस्ट्रेट करता है द कॉन्टिन्यूस मूवमेंट ऑफ इनकम, गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एक मॉडल है, इकोनॉमिक मॉडल है जो जो इकोनॉमी के अंदर गुड्स के, इनकम के और सर्विसेज के कॉन्टिन्यूस मूवमेंट को जो है रिप्रेजेंट करता है। इट डेमोन्स्ट्रेट हाउ मनी फ्लोज थ्रू हाउस होल्ड्स, बिजनेस, गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर्स। तो डिफरेंट जो सेक्टर्स हैं उनके बीच में किस तरीके से मनी का फ्लो होता है, इसको बताने का काम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम करता है। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में डिफरेंट सेक्टर्स के बीच में मनी, गुड्स और सर्विसेज और इनकम के फ्लो को रिप्रेजेंट करने वाले मॉडल को हम क्या बोलते हैं? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बोलते हैं। अब अगर हम बात करें सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के सेक्टर्स की, तो कितने सेक्टर्स होते हैं? तो सबसे पहला सेक्टर होता है जिसको हम बोलते हैं हाउस होल्ड सेक्टर। क्या बोलते हैं इसको? हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर को हम इंडिविजुअल सेक्टर भी बोल सकते हैं। हाउस होल्ड सेक्टर क्या करते हैं? सप्लाई द फैक्टर्स, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सप्लाई करते हैं और रिसीव द इनकम, इनकम रिसीव करते हैं। तो हाउस होल्ड सेक्टर्स को क्या क्या प्रोवाइड करते हैं? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सप्लाई करते हैं। किसको सप्लाई करते हैं? फर्म को सप्लाई करते हैं। ठीक है। अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जब बात करते हैं तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ठीक है। तो एंटरप्रेन्योर, दीज आर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इकोनॉमिक्स से इन्हें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता है। तो हाउस होल्ड क्या करते हैं? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करते हैं प्रोडक्शन सेक्टर को। ठीक है। तो दूसरा सेक्टर इस तरह से हो गया क्या? फर्म, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन सेक्टर। क्या बोलते हैं इसको? प्रोडक्शन सेक्टर भी इसे कहा जाता है। ठीक है। अब प्रोडक्शन सेक्टर क्या करता है? हाउस होल्ड से सर्विसेज लेकर के गुड्स प्रोड्यूस करता है और फैक्टर पेमेंट करता है। फैक्टर पेमेंट मतलब फैक्टर ऑफ सर्विसेज को यूज करने के बदले उनको कुछ पेमेंट करना। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या यूज किया गया? लैंड के लिए क्या पेमेंट करेंगे? रेंट। लेबर के लिए क्या पेमेंट करेंगे? वेजेस। कैपिटल के लिए क्या पेमेंट करेंगे? इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलेगा पेमेंट के तौर पे? प्रॉफिट। ठीक है। तो हाउस होल्ड सेक्टर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सप्लाई करते हैं फर्म को, फर्म गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करती है, जिसके बदले में फर्म क्या करती है? पेमेंट करती है, फैक्टर पेमेंट, जिस रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट के तौर पे, और इसे ही इनकम के तौर पे हाउस होल्ड क्या करते हैं? रिसीव करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और बता दें, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं इनके ओनर कौन होते हैं? ओनर जो है क्या होते हैं? हाउस होल्ड को ही कहा जाता है ओनर। तो हाउस होल्ड क्या होते हैं? ओनर होते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के। मतलब ये हुआ कि जो लैंड है वो लैंड किसी न किसी व्यक्ति के पास होगी, लेबर किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा सप्लाई किया जाता है, कैपिटल यानी कैपिटल का पैसा भी कोई ना कोई व्यक्ति ही प्रोवाइड करता है, और इसी तरह इंटरप्रेन्योर कौन व्यक्ति होता है? ये भी हाउस होल्ड से ही आता है। तो ये कहते हैं इकोनॉमी में हाउस होल्ड ही क्या है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ओनर है और वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को सप्लाई करते हैं। इसके बाद थर्ड सेक्टर है गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर, अगर इकोनॉमी में गवर्नमेंट कंट्रोल है तो गवर्नमेंट सेक्टर होगा। तो गवर्नमेंट का क्या रोल है इकोनॉमी के अंदर? गवर्नमेंट क्या करती है? टैक्स वसूलती है। किससे? हाउस होल्ड सेक्टर से और फर्म से, दोनों से, यानी प्रोडक्शन सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर से टैक्स वसूलती है और एक्सपेंडिचर करती है। गुड्स और सर्विसेज इकोनॉमी से खरीदती है और इन्वेस्टमेंट करती है।
गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के तौर पर, ठीक है, ट्रांसफर पेमेंट करती है, तो इस तरीके के खर्चे गवर्नमेंट करती है। तो जो इनकम टैक्स के तौर पे वो वसूलती है उसको ही लोगों के ऊपर खर्च कर देती है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के तौर पे। इसके बाद चौथा सेक्टर जो आता है वो है फॉरेन सेक्टर, जिसको हम बोलते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। क्या बोलते हैं? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, इसको एक्सटर्नल सेक्टर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्सटर्नल सेक्टर। ओके, तो अब इसके साथ कैसा ट्रांजेक्शन होता है? एक्सटर्नल सेक्टर के साथ जब कोई फॉरेन सेक्टर इन्वॉल्व होगा इकोनॉमी में, तो फॉरेन सेक्टर के साथ कैसे ट्रांजेक्शन होंगे? कुछ गुड्स हम बाहर से खरीदेंगे और कुछ गुड्स हम बाहर बेचेंगे। इसी तरह हमारे यहाँ के कुछ लोग बाहर जाके काम करेंगे और कुछ लोग बाहर से आकर के हमारे यहाँ काम करेंगे, ठीक है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ इकोनॉमी के अंदर इन सेक्टर्स के बीच में होंगी। तो नॉर्मली सेक्टर्स कितने हो गए? 4। हाउस होल्ड सेक्टर, फार्म, जिसको हम प्रोडक्शन सेक्टर कहते हैं, गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर। इसके बाद आते हैं टाइप ऑफ मॉडल। कितने तरह के सर्कुलर फ्लो के मॉडल हैं? तो सबसे पहले मॉडल को हम बोलते हैं टू सेक्टर मॉडल। पहला मॉडल कौन सा है? टू सेक्टर मॉडल। टू सेक्टर मॉडल में कौन कौन से सेक्टर होंगे? हाउस होल्ड सेक्टर और फर्म, जिसको हम प्रोडक्शन सेक्टर कहते हैं। इसके बाद दूसरा मॉडल आता है थ्री सेक्टर मॉडल। थ्री सेक्टर मॉडल जिसमें हाउस होल्ड और फर्म के साथ गवर्नमेंट को ऐड कर दिया जाए, यानी 3 सेक्टर्स मॉडल में हाउस होल्ड, फर्म और गवर्नमेंट सेक्टर आते हैं। इसके बाद लास्ट सेक्टर को बोलते हैं फोर्थ सेक्टर, जिसमें फॉरेन सेक्टर को भी ऐड कर दिया जाए, यानी हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट के साथ साथ में फॉरेन सेक्टर भी ऐड कर दिया जाए, तो उसको बोलेंगे फोर्थ सेक्टर मॉडल। अच्छा, जो टू सेक्टर मॉडल है इसको क्लोज सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोज इकोनॉमी। क्या बोलेंगे? क्लोज इकोनॉमी, ठीक है। इसी तरह थ्री सेक्टर भी क्या है? क्लोज इकोनॉमी है, क्लोज इकोनॉमी। क्यों? क्योंकि ओपन इकोनॉमी किसे कहते हैं? जब ओपन इकोनॉमी उस तरह की इकोनॉमी को कहते हैं जब कोई इकोनॉमी बाहर से यानी एक्सटर्नल सेक्टर्स के साथ ट्रांजैक्शन करती है, तो उसको हम ओपन इकोनॉमी कहते हैं। तो अगर इकोनॉमी का ट्रांजैक्शन, इकोनॉमी में ट्रांजैक्शन किसी दूसरे देश के साथ नहीं हो रहा है, तो उसको हम कहेंगे क्लोज इकोनॉमी, ठीक है। और अगर उसका किसी दूसरे के साथ ट्रांजैक्शन हो रहा है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के तौर पर, या कंट्री से बाहर लोग जाते हैं काम करने, वहाँ से बाहर से लोग कंट्री के अंदर काम करने आते हैं, तो इस तरह की इकोनॉमी को हम क्या बोलेंगे? ओपन इकोनॉमी। तो दो तीन तरीके से हम क्लासीफाई करते हैं और जो है सर्कुलर फ्लो के मॉडल्स को। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे टू सेक्टर मॉडल की। टू सेक्टर मॉडल ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का टू सेक्टर मॉडल क्या है, ये पढ़ते हैं। तो सबसे बेसिक मॉडल है ये टू सेक्टर इकोनॉमी मॉडल। सिंप्लीफाई द इकोनॉमिक एनालिसिस। इकोनॉमिक के जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं और उनके ट्रांजेक्शन जो उनके बीच में हो रहे हैं, उनकी एनालिसिस करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। इट फोकसेस ऑन हाउस होल्ड एंड फर्म। ये हाउस होल्ड और फर्म को फोकस करता है। इसमें दो ही सेक्टर होंगे, पहला हाउस होल्ड और दूसरा फर्म। दिस मॉडल अमिट्स द गवर्नमेंट। इस सेक्टर में गवर्नमेंट नहीं होगी और फॉरेन ट्रेड नहीं होगा। तो कौन कौन से सेक्टर होंगे? केवल और हाउस होल्ड होगा और जो है फर्म होगी, बस दो ही सेक्टर होंगे इसमें। द एजम्पशन प्रोवाइड द फॉर्मुलेशन ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स मॉडल। ये जो है इसमें कुछ एजम्पशंस हैं इस मॉडल के, जो हमें इस फाउंडेशन के कॉम्प्लेक्सिटी को आसान करने में और उसको समझने में हेल्प करते हैं। तो कुछ बेसिक एजम्पशंस के बेसिस पे ये मॉडल काम करता है। तो बात करते हैं एजम्पशंस की। तो एजम्पशंस ऑफ टू सेक्टर मॉडल। टू सेक्टर मॉडल के एजम्पशंस क्या हैं? तो पहला मॉडल है नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। मतलब कि इकोनॉमी में द इकोनॉमी फंक्शन विदाउट गवर्नमेंट ओवरसाइट। मतलब गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होना चाहिए। इकोनॉमी क्या होनी चाहिए? फ्री होनी चाहिए। यानी कि किसी भी तरीके से गवर्नमेंट ना तो प्राइस को कंट्रोल करती हो, ना ही वेजेस को कंट्रोल करती हो। और फर्म जो है फ्री हो लेबर की प्रोक्योरमेंट के लिए, और इसी तरह गुड्स की सप्लाई के लिए, गुड्स को सेल करने के लिए। और इसी तरह जो हाउस होल्ड है वो अपनी सर्विसेज फ्री में और फ्रीली अपनी सप्लाई कर सके। तो उस तरह की इकोनॉमी को हम क्या कहते हैं? गवर्नमेंट विदाउट गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस इकोनॉमी, ठीक है। और
जब गवर्नमेंट नहीं है तो किसी तरह का टैक्स भी नहीं होगा और किसी तरह की सब्सिडी भी नहीं होगी, यानी गवर्नमेंट ना तो प्रोडक्शन सेक्टर को कोई सब्सिडी देगी, ना ही हाउस होल्ड से और फर्म से कोई टैक्स लेगी। इसके अलावा पब्लिक एक्सपेंडिचर इज नॉन एग्जिस्टेंट इन द क्लोज इकोनॉमी सिस्टम। तो चूंकि हमने कहा कि टू सेक्टर मॉडल जिसमें हाउस होल्ड और फर्म है, सिर्फ दो सेक्टर है, गवर्नमेंट नहीं है, गवर्नमेंट नहीं है और फॉरेन सेक्टर नहीं है, तो ये इकोनॉमी क्या है, ये इकोनॉमी क्या है, क्लोज सिस्टम है, ठीक है। और क्लोज सिस्टम होने के साथ साथ इसमें किसी तरह का गवर्नमेंट एक्सपेंडिंग भी नहीं है, तो गवर्नमेंट जब टैक्स नहीं लेती तो खर्च का भी कोई सवाल नहीं उठता। अगला जो एजम्पशन है वो है क्लोज इकोनॉमी नो फॉरेन ट्रेड। तो इकोनॉमी क्या है, क्लोज है, किसी तरह का फॉरेन ट्रेड नहीं है। इसका मतलब दिस इकोनॉमी ऑपरेट्स इन सेल्फ सफिशिएंसी, मतलब इकोनॉमी अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है, उसको बाहर से ना तो कोई गुड्स खरीदना पड़ता है और ना ही हमें कोई बेचने की ज़रूरत है। तो जब कोई भी इकोनॉमी अपनी ज़रूरत का सभी तरह का गुड्स अगर खरीद लेती बना लेती है और उसको अपने सब को सर्व कर सकती है, तो उसे बाहर से किसी तरह की चीज़ को इम्पोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो फॉरेन ट्रेड ना होने का मतलब इकोनॉमी क्या है, सेल्फ सफिशिएंट है और क्लोज्ड है, कोई एक्सपोर्ट नहीं है, कोई इंपोर्ट नहीं है, ये हम मान के चलते हैं। इसके बाद अगला जंक्शन है हाउस होल्ड स्पेंड्स ऑल द इनकम। जो है हाउस होल्ड, जो भी इनकम हाउस होल्ड को होती है फैक्टर पेमेंट के तौर पे, वो क्या करते हैं, सबके सब खर्च कर देते हैं। क्या करते हैं, उसको पूरा का पूरा खर्च कर देते हैं, कोई भी किसी भी तरह से जो है सेविंग नहीं होती है। तो हाउस होल्ड एलोकेट्स अर्निंग टू कंजम्पशन, हाउस होल्ड क्या करते हैं, कंजम्पशन में सारा इनकम खर्च कर देते हैं और कोई भी किसी भी तरह का नो इनकम इज सेव्ड इन दिस इकोनॉमिक मॉडल। टू सेक्टर मॉडल में किसी तरह की सेविंग नहीं होती। किस कंडीशन में, जब जो है फाइनेंशियल सेक्टर अगर नहीं है, एग्जिस्ट करता, तो हम सेविंग को इग्नोर करके चल सकते हैं, ये मान के चलते हैं कि सेविंग नहीं हो रही। तो अगर सारी इनकम खर्च हो रही है तो इसका मतलब सेविंग नहीं हो रही है, ये मान के चलते हैं। अगर सेविंग होती है तो उस पर क्या इम्पैक्ट होता है वो भी हम देखेंगे इसी मॉडल में। इंश्योर द कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ रिसोर्सेज इन दिस सिस्टम, ये जो रिसोर्सेज हैं यानी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और इनकम के फ्लो को इंश्योर करता है और उसको स्टैब्लिश करता है। इसके बाद अगला जो एजम्पशन है, फर्म्स डिस्ट्रीब्यूट ऑल रेवेन्यू, फर्म क्या करती हैं, सभी रेवेन्यूज को डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं। फर्म स्पेंड्स ऑल रेवेन्यू ऑन द फैक्टर पेमेंट, यानी फर्म को जो रेवेन्यू होता है गुड्स और सर्विसेज सेल करके, उसको क्या करते हैं, फैक्टर पेमेंट की तरह से क्या करते हैं, जो है पेमेंट कर देते हैं। फैक्टर पेमेंट मतलब रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ठीक है। तो इस रूप में फर्म क्या करती है, इसको पेमेंट कर देती है। इट इंक्लूड्स वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो फैक्टर पेमेंट क्या है, रेंट, वेजेस एंड प्रॉफिट। नो रिटेन्ड और री इन्वेस्टेड प्रॉफिट अकर्स। तो अगर सेविंग्स नहीं हो रही है, फर्म पूरा का पूरा प्रॉफिट इंटरप्रेन्योर को दे रही है, तो किसी तरह का री इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, या कह लीजिए इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। अब इसके बाद आते हैं, अगला जो एजम्पशन है वो है परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ परफेक्ट मोबिलिटी। तो उसमें सबसे पहला बात, परफेक्ट मोबिलिटी की बात करते हैं, रिसोर्सेज फ्रीली मूव बिटवीन फर्म्स। जो रिसोर्सेज है यानी जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो फ्रीली मूव कर सकते हैं और वो जो है उन पर किसी तरह का दबाव नहीं, किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो कोई ना ट्रेड यूनियन है, ना किसी तरह का प्राइस कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है, ये हम मान के चलते हैं। उसके बाद लेबर कैन इजीली मूव बिटवीन फर्म्स, लेबर क्या है, फर्म के बीच में इजीली मूव कर सकती है, और इजीली मूव कर सकती है यानी हाउस होल्ड्स को पता है या लेबर्स को पता है कि कहाँ पे काम मिल रहा है, कितने में काम मिल रहा है, तो वो फ्री है किसी कहीं पर भी काम करने के लिए। इसके अलावा कैपिटल इज फ्री टू मूव बिटवीन इंडस्ट्रीज, अगर किसी तरह की सेविंग होती है तो वो इंडस्ट्रीज की तरफ अपने आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे जो है ट्रांसफर हो सकती है, ये हम मान के चलते हैं। इसके अलावा लेबर आर होमोजीनियस, हम ये मान के चलते हैं जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या है, होमोजीनियस है, या हम कह ले लेबर क्या है, होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब ये है कि जो लेबर है वो, अगर एक व्यक्ति कोई गुड्स जो है 1 घंटे में बनाता है, 1 यूनिट गुड्स 1 घंटे में बनाता है, तो दूसरा व्यक्ति भी 1 यूनिट 1 घंटे में ही बनाएगा। तो किसी तरह की स्किल्ड और अनस्किल्ड जैसी लेबर की कोई बात नहीं है, सभी लेबर क्या है, एक समान है। और इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप फर्म को ज़्यादा प्रोडक्शन करना है तो उसे ज़्यादा लेबर चाहिए होगी, और अगर कम प्रोडक्शन करना है तो उसे कम लेबर की आवश्यकता पड़ेगी।
इसके अलावा ये मान के चलते हैं कि हम कि प्राइस स्टेबिलिटी की इकोनॉमी में प्राइसेस ऑफ गुड्स रिमेन कांस्टेंट, या गुड्स के प्राइसेस में कोई चेंज नहीं आता है, वो फिक्स रहते हैं। वेजेस स्टेबिलिटी, जो वेजेस हैं यानी जो वेज रेट है वो क्या है, कोई चेंज उसमें नहीं आता है। और इनकम स्टेबिलिटी, फैक्टर इनकम रिमेन्स स्टेडी ओवर टाइम, यानी जो फैक्टर इनकम है, जो पेमेंट होता है, वो भी क्या है, लगभग फिक्स रहता है। यानी दो आउटपुट और इनकम क्या हो रहती है, फिक्स रहती है ओवर द टाइम, लगातार हर पीरियड में। इसके बाद अगर फाइनेंशियल सेक्टर है तो फाइनेंशियल सेक्टर का रोल क्या है। फाइनेंशियल सेक्टर में हाउस होल्ड जो सेव करते हैं, हाउस होल्ड क्या करते हैं, सेविंग करते हैं पार्ट ऑफ द इनकम, अपनी इनकम का कुछ पार्ट अगर सेव करते हैं तो फर्म उसको क्या करती है, बोरो करती है और उसे इन्वेस्टमेंट के तौर पे खर्च करती है। और इन दोनों के बीच में, फर्म और हाउस होल्ड्स के बीच में जो बैंक है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो एज अ इंटरमीडिएरी वर्क करते हैं। ठीक है, तो इन एजम्पशन के साथ कि फर्म मार्केट फ्री है, फाइनेंशियल सेक्टर है तो सेविंग इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो जाती है, बैंक जो है इंटरमीडिएरी का काम करते हैं और इकोनॉमी फ्री हम मान के चलते हैं। इसके बेसिस पे हम समझते हैं इस टू सेक्टर मॉडल को। तो जब हम टू सेक्टर मॉडल की बात करते हैं तो अब हम फ्लो डायग्राम को समझते हैं, किस तरीके से इनकम और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का फ्लो होता है पूरी इकोनॉमी में। तो सबसे पहले हाउस होल्ड क्या करते हैं, हाउस होल्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करते हैं, किसको, फर्म को। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योर। ठीक है, ये प्रोवाइड करते हैं फर्म को। फर्म इस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूज करके कुछ आउटपुट बनाती है। सपोज मान लिया फर्म ने आउटपुट बनाया जिसकी वैल्यू है 10,000 रुपए। ठीक है, तो फर्म ने चूंकि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूज किया है, उनसे काम लिया है, तो इसके बदले उसे फैक्टर पेमेंट करना होगा। फैक्टर पेमेंट किस रूप में होगा, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट के तौर पे उसे पेमेंट करेगी। इसके बाद जो गुड्स फर्म ने बनाया है, जो आउटपुट, आउटपुट जिसको बोलते हैं वो क्या है, गुड्स और सर्विसेज है। तो पूरी इकोनॉमी में जो हमने माना कि गुड्स और सर्विसेज 10,000 के बने, तो इसके बदले जो गुड्स और सर्विसेज बनाई हैं फर्म ने, उसको क्या करेगी, वो गुड्स और सर्विसेज किसको सप्लाई करेगी, हाउस होल्ड को। और हाउस होल्ड इन गुड्स और सर्विसेज को खरीदने के लिए क्या करेंगे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेंगे। ठीक है, तो अब जो आउटपुट है उसी के बराबर क्या है, हाउस होल्ड्स को पेमेंट होता है फैक्टर पेमेंट के तौर पे। क्यों, क्योंकि जो आउटपुट की वैल्यू है, जहां गवर्नमेंट नहीं है, कोई टैक्स नहीं है, कोई फॉरेन सेक्टर नहीं है, तो आउटपुट की वैल्यू जो फैक्टर पेमेंट के तौर पे दी जा रही है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इसको क्या हम प्रोडक्ट की कॉस्ट नहीं कह सकते, ये प्रोडक्ट की कॉस्ट। अब चूंकि हमने इसमें प्रॉफिट भी शामिल कर लिया तो क्या बन गया, ये प्रोडक्ट का प्राइस बन गया। तो प्रोडक्ट टोटल जो इकोनॉमी प्रोडक्ट सप्लाई हुए, उनका जो प्राइस है वो 10,000 है, और हमने कहा था कि 10,000 ही बना है। तो हमारा जो आउटपुट है और जो फैक्टर पेमेंट है, वो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, वो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, अब अगर इकोनॉमी में पूरा जो भी आउटपुट बनता है उस पर अगर पूरा खर्च हो जाता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के तौर पर, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। और हर पीरियड में, अगले पीरियड में, जैसे 1 महीने का चला, लोगों ने काम किया, इनकम आई और उसको खर्च कर दिया, फिर काम करेंगे, इनकम आएगी, फिर खर्च कर देंगे। तो इस तरीके से ये मॉडल या इकोनॉमी में इनकम का फ्लो चलता रहेगा, मनी का फ्लो लगातार होता रहेगा। ठीक है, अब लेकिन क्या हाउस होल्ड जो कमाते हैं फैक्टर इनकम के तौर पर, जैसे फैक्टर इनकम हुई 10,000 रुपये, हमने कहा इकोनॉमी 10,000 की इनकम जनरेट हुई, तो क्या पूरा 10,000 खर्च कर देते हैं, ऐसा तो नहीं होता। हाउस होल्ड्स या फिर इंडिविजुअल जो कमाते हैं उसमें से कुछ ना कुछ क्या करते हैं, सेविंग करते हैं। ठीक है, मान लिया कि उन्होंने सेविंग किया 1,000 रुपये। ठीक है, हमने मान लिया, तो अगर 1,000 सेविंग किया तो इसका मतलब अपनी इनकम के 10,000 में से उन्होंने 1,000 सेविंग कर ली, इस 10,000 में से 1,000 सेविंग हो गई, और आपका 9,000 रुपए क्या हो गया, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के तौर पे उन्होंने खर्च कर दिया। ठीक है, अब इससे हुआ क्या इकोनॉमी के अंदर, इससे ये हुआ कि पूरी इकोनॉमी में 10,000 की वैल्यू के गुड्स बने थे, 9,000 के गुड्स पर लोगों ने खर्च कर दिया, यानी 9,000 के गुड्स बिक चुके हैं, 1,000 रुपए बचा लिए गए, यानी इसका मतलब ये हुआ कि 1,000 रुपए का गुड्स नहीं बिका। तो टोटल 9,000 का आउटपुट सेल हो चुका है, और लेकिन
1000 का आउटपुट सेल नहीं हुआ, इसको हम कहेंगे एक्सेस आउटपुट। क्या कहेंगे? एक्सेस आउटपुट या अनसोल्ड गुड्स या हम क्लोजिंग स्टॉक कहेंगे। अब जब 1000 का स्टॉक बच गया, अब अगले पीरियड में जब प्रोडक्शन की बारी फिर से आएगी तो क्या होगा? फर्म 10,000 आउटपुट बनाती है। अच्छा, इकोनॉमी के अंदर शॉर्ट रन में या अभी नेक्स्ट पीरियड में क्या अचानक से डिमांड बढ़ जाएगी? नहीं, लोगों ने जितना आउटपुट बनाया था ये उनकी डिमांड के बराबर थी। ठीक है, तो इकोनॉमी में लोगों की संख्या नहीं बढ़ी है, लोगों के प्रेफरेंसेस और टेस्ट नहीं चेंज हुए हैं, तो क्या होगा? इकोनॉमी में नेक्स्ट पीरियड में भी मैक्सिमम जो डिमांड हो सकती है वो 10,000 यूनिट की ही हो सकती है। 10,000 रुपए के बराबर की ही गुड्स की वैल्यू के बराबर ही डिमांड हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो पाएगी। ठीक है, अब चूंकि आपके पास 1000 का गुड्स पहले से ही बचा हुआ है, तो अगले पीरियड में चूंकि आप जानते हैं कि 10,000 से डिमांड ज्यादा नहीं होगी, तो अगले पीरियड में हमें कितना वैल्यू बनाना पड़ेगा? हमें ऑब्वियस सी बात है कि 9,000 का ही आउटपुट हमें प्रोड्यूस करने की जरूरत है। ओके, तो अब अभी हमने बात किया था लेबर होमोजीनियस है। अब जब 9,000 का गुड्स बनाने की जरूरत है, तो जो हाउस होल्ड या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आप सप्लाई कर रहे हैं, तो आपको अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी तो कम चाहिए। आपको कम लोग चाहिए इस आउटपुट को बनाने के लिए। अभी 10,000 आउटपुट बना रहे थे, लोग ज्यादा चाहिए था, अब आप कम आउटपुट बना रहे तो आपको कम लोग चाहिए। तो अब जब आपको आउटपुट आपने घटा दिया, तो आपको नंबर ऑफ एम्प्लॉयज और नंबर ऑफ लेबर भी चाहिए कम उस आउटपुट को बनाने के लिए। अब इस केस में होगा क्या? फर्म को प्रोडक्शन अपना कम करना है, ठीक है, कम कर दिया उन्होंने, लेकिन उन्होंने क्या किया? कुछ लोगों को भी निकाल दिया। कुछ लोगों से कहेंगे भाई अब तुम घर बैठ जाओ, अभी आपकी जरूरत नहीं है, अभी आपकी जरूरत नहीं है, आगे होगी तो हम आपको बुला लेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि फर्म ने सिर्फ 9,000 का आउटपुट बनाया और टोटल हुआ उसका 1,000 का पहले से बचा हुआ था, तो टोटल 10,000 की आउटपुट की वैल्यू उसके पास हो गई अगले पीरियड में। लेकिन उसकी वजह से क्या हुआ? उसने कम लोगों को हायर किया और कुछ लोग को घर बैठा दिया। अब घर बैठाने का मतलब क्या है? घर बैठाने का मतलब है अनएम्प्लॉयमेंट। क्या मतलब है? इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट आ गया। अच्छा, अब अगर हम अगले पीरियड की बात करें, तो पहला पीरियड में पूरे 10,000 बने, अगले पीरियड में 9,000 आउटपुट बना। ठीक है, तो पहले पीरियड में पूरा 10,000 बना था, अगले पीरियड में 9,000 का आउटपुट बना। ठीक है, और कुछ लोग अनएम्प्लॉयड हो गए दूसरे पीरियड में। अब नेक्स्ट पीरियड में क्या होगा? जो लोग बेरोजगार हो चुके हैं वो अपनी सेविंग का पैसा खर्च करेंगे। क्या पूरा पैसा खर्च कर देंगे? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। और जो लोग काम पर अभी लगे हुए हैं, क्या उनके मन में इस बात का डर नहीं होगा कि हो सकता है नेक्स्ट पीरियड में हमारी बारी आ जाए? तो वो भी जो इनकम फैक्टर पेमेंट के तौर पर 9,000 रुपये उनको अभी मिला है इस पीरियड में, और तो वो पूरा खर्च नहीं करेंगे, कुछ सेविंग कर लेंगे। अगर सेविंग करेंगे तो उसका मतलब क्या है? फिर से फर्म के पास कुछ एक्सेस आउटपुट आ जाएगा, और एक्सेस आउटपुट आएगा तो इसका मतलब है क्या है? फर्म को नेक्स्ट पीरियड के लिए फिर से कम आउटपुट बनाना पड़ेगा, फिर से डिक्रीज हो जाएगा। मान लीजिए 8,500 आउटपुट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगले पीरियड में फिर से आउटपुट कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? कम आउटपुट बनाना है तो कम लोग चाहिए, फर्म फिर कुछ लोगों को घर बैठा देगी, कुछ को बाहर कर देगी, तो फिर से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। यानी कि आप क्या देख रहे हैं? जैसे जैसे सेविंग्स बढ़ रही हैं, जैसे जैसे सेविंग इंक्रीज हो रही है, वैसे वैसे इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है। जैसे जैसे सेविंग बढ़ रही है वैसे वैसे इकोनॉमी में क्या क्रिएट होता है? अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है। क्या हम ये चाहते हैं इकोनॉमी के लिए? क्या अनएम्प्लॉयमेंट अच्छी चीज है? नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है और साथ ही साथ आपका टोटल आउटपुट गिरता जाता है। अब टोटल आउटपुट क्या है? ये इकोनॉमी का टोटल आउटपुट है। इस टोटल आउटपुट को हम क्या कहते हैं? इस टोटल आउटपुट को हम कहते हैं जीडीपी। ठीक है, और चूंकि क्लोज इकोनॉमी है तो यही होगा जीएनपी। तो आपकी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या हो रहा है? गिर रहा है। आपका फैक्टर पेमेंट यानी नेशनल इनकम लगातार गिरती जा रही है। आपके यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है। ठीक है, हम ये तो नहीं चाहते थे। तो आप देख क्या रहे हैं इस पूरे मॉडल में कि जैसे जैसे सेविंग्स इकोनॉमी में हो रही है वैसे वैसे इकोनॉमी में जो है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। तो हमने क्या पढ़ा है? हमने हम हमें हमें क्या सिखाया जाता है? हमें सिखाया जाता है कि सेविंग एक अच्छी आदत है। तो इंडिविजुअल लेवल पे अगर हम बात करें, एट अ मैक्रो लेवल, सेविंग इज अ गुड हैबिट। सब लोग सिखाते हैं और हम सब लोग प्रैक्टिस भी करते हैं। तो सेविंग्स एक अच्छी आदत है।
लेकिन अगर हम मैक्रो लेवल पे, जब पूरी इकोनॉमी के लेवल पे देखते हैं और सब लोग सेविंग करते हैं, तो क्या होता है, एट मैक्रो लेवल सेविंग्स क्रिएट अनएम्प्लॉयमेंट। सेविंग की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट आता है, आउटपुट आपका डिक्रीज होने लगता है, इनकम आपकी डिक्रीज होने लगती है। तो इकोनॉमी लेवल पे जो नेशनल आउटपुट है, जीएनपी है और नेशनल इनकम है, वो डिक्रीज होती है सेविंग्स की वजह से। तो ये एक तरफ तो माइक्रो लेवल पे हम सेविंग को अच्छा बता रहे हैं, लेकिन मैक्रो लेवल पे उसके हम निगेटिव इम्पैक्ट देख रहे हैं इकोनॉमी पे। तो दोनों के बीच में कंट्राडिक्शन नहीं है, दोनों के बीच में विरोधाभास नहीं है कि एक तरफ अच्छी भी है और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं उसके निगेटिव इम्पैक्ट भी हैं। इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं पैराडॉक्स, पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट, बचत का विरोधाभास। क्या कहते हैं इसको, बचत का विरोधाभास, बचत का विरोधाभास। क्यों, क्योंकि माइक्रो लेवल पे बचत अच्छी बताई जाती है और मैक्रो लेवल पे बचत की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट आता है। तो दोनों के ही इम्पैक्ट क्या है, दोनों की ही चीजें एक तरफ अच्छी चीज है और दूसरी तरफ खराब कंट्राडिक्शन है, इसलिए इसको हम बचत का विरोधाभास क्यों, क्योंकि बचत का विरोधाभास क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सेविंग्स की वजह से क्रिएट होती है। ओके, तो पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट क्या है, सेविंग्स से क्रिएट होने वाला पैराडॉक्स। अब अगर होल इकोनॉमी में सभी लोग सेविंग करेंगे तो क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, जीडीपी ग्रोथ रुक जाएगी, जीएनपी ग्रोथ नीचे जाना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन ये है कि सेविंग्स कहाँ हो, सेविंग्स को लोग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास करें, यानी सेविंग्स का पैसा कहाँ रखें, बैंक में रखें। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब बैंक, ठीक है, बैंक के पास रखें। बैंक क्या करेगा उस पैसे को, बैंक उस पैसे को इन्वेस्टमेंट के तौर पे किसको प्रोवाइड कर देगा, फर्म को कर देगा। फर्म क्या करेंगी, बैंक से लोन लेंगी, क्या लेंगी, लोन लेंगी, पैसा उधार लेंगी और उसको खर्च करेंगी इन्वेस्टमेंट के तौर पर। आई मतलब इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के तौर पे उसे खर्च करेंगी। तो इसका अब इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है इकोनॉमिक्स में कि कोई नई एसेट क्रिएट करना, कोई आर&डी करना, जिससे कि जो आपकी प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाए। वो इन्वेस्टमेंट क्या करेगा, जो है वो नई एसेट क्या करेगी, आने वाले समय में रेवेन्यू जनरेट करके देगी इकोनॉमी में, तो उसको हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। जैसे फर्म ने सपोज इन्वेस्टमेंट के तौर पे नया प्रोजेक्ट लगा दिया, नई इंडस्ट्री उसने इस्टेब्लिश करना स्टार्ट कर दिया, नई बिल्डिंग बना रहे हैं, नए इक्विपमेंट्स खरीद रहे हैं, तो बिल्डिंग के लिए जो रॉ मटेरियल जो खरीद रहे हैं, सीमेंट, सरिया, बालू, मोरंग, पेंट, फर्नीचर, फिक्चर्स, ये भी कहाँ प्रोड्यूस होंगे, इकोनॉमी में ही प्रोड्यूस होंगे। उस इकोनॉमी में वही वही है जो आउटपुट बचा हुआ है 1000 का, उसको क्या कर रहे हैं, फर्म खरीद ले रहे हैं और खरीद करके इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की तरह खर्च कर दे रहे हैं। ओके, तो फर्म इन्वेस्टमेंट के तौर पे जो सेविंग का पैसा है जब खर्च कर देंगे, तो इकोनॉमी से पूरा का पूरा जो आपका इकोनॉमिक आउटपुट है वो पूरा क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगा। यानी जो आपका नेशनल आउटपुट था, जिसको हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कह रहे थे, उस पर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के तौर पे खर्च हो जाएगा। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड करेंगे, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर लोन लेकर के पैसा फर्म करेगी, प्रोडक्शन सेक्टर करेगा, तो पूरा का पूरा आउटपुट खत्म हो जाएगा। और जब पूरा आउटपुट खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, फिर से उ, क्या होगा, फिर से उतना ही आउटपुट बनाने के लिए लोगों को हायर किया जाएगा और फिर से फैक्टर पेमेंट स्टार्ट होगा और इकोनॉमी बैलेंस फॉर्म में, इक्विलिब्रियम फॉर्म में क्या है, चलती रहेगी। ठीक है, तो इकोनॉमी को स्मूथली चलती रहे उसके लिए क्या जरूरी है, सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर हो। अगर सेविंग का पैसा इन्वेस्टमेंट के तौर पर पूरा का पूरा खर्च होगा तो इकोनॉमी बैलेंस रहेगी और जो है चीजें सिस्टमेटिक तरीके से चलती रहेंगी। ओके, तो वही जो बात हम बात कर रहे हैं कि टोटल आउटपुट पे खर्च हुआ, ठीक है, उसके बाद जो आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कब होगी, इक्विलिब्रियम कंडीशन तब होगी जब आपकी सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर रहे। सेविंग इन्वेस्टमेंट बराबर रहेगा, यानी पूरी की पूरी सेविंग इन्वेस्टमेंट कन्वर्ट हो जाएगी, तो किसी तरह का ओवर प्रोडक्शन नहीं होगा, ओवर प्रोडक्शन नहीं होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट भी नहीं होगा। लेकिन अगर इकोनॉमी स्टेबल रहेगी उस केस में, अगर सेविंग इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि
इकोनॉमी की ग्रोथ क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, क्योंकि सेविंग्स ज़्यादा है, यानी सेविंग का पूरा पैसा इन्वेस्टमेंट में कंज्यूम नहीं हो रहा है, यानी पूरा खर्च नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है, कुछ ना कुछ एक्सेस आउटपुट इकोनॉमी के अंदर बचा रहेगा, जो इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगा और इकोनॉमिक ग्रोथ को स्लो कर देगा। ठीक है। इसके बाद अगर सेविंग इन्वेस्टमेंट से कम है, यानी शॉर्टेज ऑफ इन्वेस्टमेंट है, यानी इन्वेस्टमेंट की डिमांड तो है लेकिन लेकिन सेविंग्स नहीं है, तो उससे भी क्या होगा, इकोनॉमी में जो एक्सेस डिमांड की वजह से, इन्वेस्टमेंट की डिमांड से इकोनॉमी सर्कुलर फ्लो पे ऐसा कोई बहुत विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर सेविंग इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा है तो इकोनॉमी की ग्रोथ की स्लो कर देगा। ठीक है। तो इस तरीके से इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है, सेविंग जब इन्वेस्टमेंट के बराबर रहे तब इकोनॉमी बैलेंस रहेगी। तो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है, और फिर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के टू सेक्टर मॉडल के एजम्पशंस क्या हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स कौन से होते हैं, मॉडल कितने तरह के होते हैं, और फिर हमने टू सेक्टर मॉडल को डिटेल में डिस्कस किया कि टू सेक्टर मॉडल में इकोनॉमी किस तरीके से इनकम का फ्लो होता है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, बाकी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।